मैं हूं प्रशांत दुबे और यह पाणिनि शिक्षण संस्थान के CGPSC मेंस के लैंग्वेज की क्लास है। लैंग्वेज में आज हम हिंदी भाषा पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हिंदी भाषा पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा आउटलाइन बता देता हूं। मुख्य परीक्षा में कुल 1400 अंकों की परीक्षा होती है, जिसमें से 100 अंक हिंदी के होते हैं। इस तरह से जितने भी विषय मुख्य परीक्षा में हैं उसमें सर्वाधिक अंक हिंदी का है, इसलिए हिंदी एक महत्वपूर्ण विषय है। दूसरी बात यह है कि हिंदी में हम जितने नंबर के प्रश्न बनाते हैं 2-4 नंबर उससे कम कर लीजिए, लगभग उतना नंबर मिल जाता है। जैसे मैंने 50 नंबर का प्रश्न बनाया तो और सही बनाया तो लगभग 45 नंबर मिल जाएंगे, तो इसलिए इसमें स्कोरिंग अच्छी होती है। तीसरी बात यह है कि इसे कम समय में ज़्यादा अच्छे से तैयार किया जा सकता है दूसरे विषयों की तुलना में, इसलिए हिंदी एक महत्वपूर्ण विषय है और एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। पहले मैथ्स हुआ करता था, जब हमारे सिलेबस में पूरा एक पेपर मैथ्स का हुआ करता था तो उस समय स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ्स था, लेकिन अब जो है लैंग्वेज एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें हिंदी 100 अंकों का होने के कारण सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसलिए हमें हिंदी को छोड़कर नहीं चलना चाहिए, सामान्य तरीके से लेकर नहीं चलना चाहिए, उसे विशिष्ट तरीके से लेकर चलना चाहिए और उसमें अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं और कुछ बातें हैं इसमें हिंदी से संबंधित या इस टॉपिक से संबंधित। तो जब हम हिंदी को पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। जब मैं हिंदी के ये सिलेबस को डिफ़ाइन करूँगा तो बताऊँगा कि वो गलतियाँ कौन कौन सी हैं और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले क्या करते हैं, हिंदी के सिलेबस में आते हैं। मैं जितना पढ़ाऊँगा उतना पर्याप्त है, क्योंकि मैं 3-4 पुस्तकों को मिलाकर जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं CGPSC मेंस में, वहाँ से पूरी सारी पुस्तकों में जो सार है और जो आवश्यक है उनको मैं बताऊंगा। इसके तो इतना क्या होगा, पर्याप्त होगा। ठीक है, अच्छे अंक लाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि और ज़्यादा पढ़ना है तो आप 2 पुस्तकें पढ़ सकते हैं, एक वासुदेव नंदन प्रसाद और दूसरा हरदेव बाहरी। दोनों में कुछ अपनी अपनी चीज़ें अच्छी हैं और कुछ कमियां भी हैं। तो CGPSC मुख्य परीक्षा में हिंदी के प्रश्न इन्हीं दोनों पुस्तकों से पूछे जाते हैं, लगभग सारे नहीं, लगभग पूरे कह सकते हैं, है ना। प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो कुछ चीज़ें वासुदेव नंदन प्रसाद में अच्छी दी हुई हैं और कुछ चीज़ें जो है हरदेव बाहरी में अच्छी दी हुई हैं, है ना। तो आप दोनों को मिला जुला कर पढ़िए, मैं बीच बीच में आपको बताते रहूँगा कि किस टॉपिक को किस पुस्तक से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आइए सिलेबस को देखते हैं। तो देखिए ये हिंदी का क्या है, सिलेबस है। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ। इससे पहले ये बता दूं कि जब हम हिंदी की तैयारी शुरू करते हैं तो परंपरागत रूप से जिन चीज़ों को हम पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं को पढ़ने लगते हैं, और वो भी अव्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से नहीं पढ़ते, इसीलिए इसमें अच्छे अंक नहीं आते। आप जब हिंदी पर फोकस करेंगे तो देखिए यहाँ जो बड़े अंक हैं, जैसे 6 नंबर का ये है, सबसे बड़ा अंक कितना है, 6 नंबर के प्रश्न किसी टॉपिक से आ रहे हैं, वही सबसे बड़ा क्या है, प्रश्न है ना। तो 6 नंबर का प्रश्न कहाँ से आ रहा है, संक्षिप्त लेखन से, जबकि हम इसकी प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, है ना। फिर देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न कहाँ से है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण से। बहुत छोटा सा टॉपिक है और 6 नंबर का प्रश्न यहाँ से आता है, लेकिन इसको हम अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं। फिर अपठित गद्यांश से 6 नंबर का प्रश्न है, अपठित गद्यांश की भी हम प्रैक्टिस करके नहीं जाते, जबकि इसमें नंबर बहुत आसानी से मिलता है। ठीक है, 6 नंबर में 5 नंबर तक मिलता है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के जब हम इसको बनाते हैं तो एक तो समय वहाँ ज़्यादा लगता है, दूसरा 5 नंबर भी आपको नहीं मिल पाएंगे, 2.5 या 3 नंबर में लोग रुक जाते हैं, है ना। तो हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। फिर छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं उनकी रचना, ये भी कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हम तैयार करके नहीं जाते हैं। फिर देखते हैं कि ये वाला प्रारूप वाला जो भाग है, यहाँ से 16 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से तैयार नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि 20 दिन पर्यायवाची पढ़ते हैं, जहाँ से कितने नंबर का प्रश्न आना है, 2 नंबर का। विलोम शब्द 20 दिन पढ़ेंगे,
जहाँ से 2 नंबर का प्रश्न आना है, और इनको क्या करेंगे, एक दिन में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यही समस्या है। इसी चरित्र को हमको समझना है कि जहाँ से ज़्यादा नंबर के प्रश्न आते हैं हमें उन पर ज़्यादा फोकस करना है, उनको ज़्यादा समय करना है, देना है, और उनको व्यवस्थित तरीके से हमको क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ेंगे सारी चीज़ों को, लेकिन किसी भी काम को करने के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण करना आवश्यक है। तो प्राथमिकता में आप क्या रखिए, बड़े प्रश्नों को रखिए, ठीक है, बड़े अंकों के टॉपिक को रखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनमें से, जब आप देखेंगे अधिकांश टॉपिक, देखते हैं क्या क्या है। भाषा बोध, संक्षिप्त लेखन, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समोच्चरित शब्दों के अर्थभेद, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संधि एवं संधि विच्छेद, सामासिक पदरचना एवं समास विग्रह, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्ति, पत्र लेखन, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, अपठित गद्यांश, शब्द युग्म, प्रारूप लेखन, विज्ञापन, प्रपत्र, परिपत्र, पृष्ठांकन, अधिसूचना, टिप्पणी लेखन, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, प्रतिवेदन, पत्रकारिता, अनुवाद, अनुवाद में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, है ना। तो इनमें से जब आप पढ़ते हैं तो क्या क्या पढ़ते हैं, पर्यायवाची पढ़ लेते हैं, विलोम शब्द पढ़ लेते हैं, है ना, संधि और समास पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत क्या पढ़ लेते हैं, मुहावरे, लोकोक्ति, थोड़ा बहुत उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लेते हैं, है ना। इतना ही पढ़ के आप चले जाते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि अच्छे नंबर आए हिंदी में, है ना। तो ऐसा नहीं है, आपको क्या करना होगा, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। हम यहाँ सिलेबस वाइज ही क्रम से पढ़ेंगे, ठीक है, और देखेंगे मैं जो पढ़ाऊँगा उसके साथ साथ ये भी बताऊँगा कि क्या क्या प्रश्न उठ सकते हैं और पिछले वर्षों में कौन कौन से प्रश्न आए हैं और किस तरह से लिखना है। वहाँ एक निश्चित लाइन होता है, उसमें लिखना कैसे है और टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और जहाँ जहाँ आवश्यक होगा वहाँ मैं आपको नोट्स भी उपलब्ध कराऊंगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं, किसमें, भाषा बोध में। ठीक है, ये सिलेबस आप लोग नोट कर लीजिए, कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न आ रहे हैं ये जानना बहुत आवश्यक है, और दूसरा सिलेबस ध्यान में रहना बहुत आवश्यक है ना। चलिए शुरू करते हैं भाषा बोध। तो भाषा बोध आप जान ही रहे हैं, 2 शब्द हैं इसमें, भाषा और बोध। भाषा का अर्थ भाषा और बोध का अर्थ ज्ञान से है, ठीक है। तो भाषा के संबंध में ज्ञान, कैसा ज्ञान, तो असीमित ज्ञान नहीं, सीमित ज्ञान, सामान्य ज्ञान। मतलब आप जिस भाषा का अध्ययन कर रहे हैं उस भाषा का सामान्य ज्ञान। जैसे हिंदी है तो हिंदी भाषा के विविध अंग और अवयव कौन कौन से हैं, उसके विविध रूप और प्रकार कौन कौन से हैं, है ना। ये क्या आता है, ये भाषा बोध के अंतर्गत आता है। तो हम लोग पहला टॉपिक देख रहे हैं, क्या, भाषा बोध। भाषा बोध, है ना। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भाषा के अंग एवं अवयव। इसमें क्या पढ़ेंगे, वर्ण, वर्णमाला, शब्द, लिपि, ध्वनि आदि, है ना। फिर दूसरा क्या पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक आता है इसमें भाषा के विविध रूप व प्रकार। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि भाषा के विविध रूप, जैसे भाषा, बोली, विभाषा, विविध प्रकार, जैसे मानक भाषा, अमानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा आदि, इन पर चर्चा करेंगे। तो ये 2 ही टॉपिक आते हैं किसके अंतर्गत, भाषा बोध के अंतर्गत, है ना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या, भाषा के अंग एवं अवयव। तो जब हम भाषा के अंग एवं अवयव की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, वर्ण। क्या आता है, वर्ण। यहाँ से प्रश्न भी आ चुका है वर्ण से, है ना। तो देखते हैं क्या, वर्ण। आप लोग जान ही रहे होंगे कि वर्ण क्या है, ठीक है। वर्ण क्या है, ध्वनि, ठीक है। वर्ण क्या है, ध्वनि। लेकिन क्या सभी ध्वनि को हम वर्ण कहेंगे,
मेरे मुख से निकलने वाली ध्वनि, पंखे की आवाज़ की ध्वनि, है ना, दोनों ध्वनि है। लेकिन क्या पंखे की जो आवाज़ निकल रही है उसको हम क्या कहेंगे, उस ध्वनि को वर्ण कहेंगे? तो नहीं कहेंगे। तो ध्वनि वर्ण के लिए कौन सी ध्वनि आवश्यक है? मानव मुख से उच्चरित ध्वनि। कैसी ध्वनि? मानव मुख से उच्चरित ध्वनि। मानव मुख से उच्चरित। हर ध्वनि को हम वर्ण नहीं कहेंगे। कौन सी ध्वनि को वर्ण कहेंगे? जो मानव मुख से निकला हो। अब मानव मुख से निकली हुई ध्वनि भी सार्थक होती, कुछ सार्थक होती है और कुछ सार्थक नहीं होती। जैसे मैं सीटी बजा दूं तो ये सार्थक नहीं है ना। लेकिन मैं राम कह दूं तो ये क्या है? सार्थक है ना। तो सीटी बजाने वाली जो ध्वनि है वो वर्ण नहीं है, सार्थक ध्वनि ही क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। तो दूसरी विशेषता क्या है वर्ण होने के लिए? सार्थकता। तीसरी विशेषता देखते हैं। मैंने राम का उच्चारण किया तो पूरा राम में क्या है? ध्वनि है। तो ये पूरा राम क्या है? वर्ण है क्या? नहीं है। तो वर्ण होने के लिए क्या जरूरी है? सबसे छोटी ध्वनि। ठीक है, जिसको हम और टुकड़ों में ना बांट सके, जिसके और खंड ना कर सकें। समझते हैं कैसे? जैसे मैं क का उच्चारण कर रहा हूं, ये एक ध्वनि है, क ध्वनि का उच्चारण हुआ, लेकिन इसके दो और छोटे छोटे खंड हैं। जब हम इनको बांटेंगे तो क और अ की ध्वनि छिपी हुई है इसमें, दोनों के मिलने से इस ध्वनि का क्या हो रहा है? उच्चारण हो रहा है। तो ये वर्ण नहीं है, वर्ण ये दोनों हैं। तो ध्वनि कैसी? सबसे छोटी ध्वनि जिसके हम और खंड ना कर सके, वह क्या कहलाता है? वर्ण। तो मौखिक भाषा में इसी सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं और लिखित भाषा में इस ध्वनि के प्रतीक को वर्ण कहते हैं। जैसे मैं अ का उच्चारण कर रहा हूं तो अ का जो उच्चारण कर रहा हूं ये वर्ण है, ये मौखिक भाषा में है। और जब उसको लिख रहा हूं तो ये क्या है? लिखित भाषा में वर्ण है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? अगली विशेषता, छोटी ध्वनि, सबसे छोटी ध्वनि, छोटी नहीं सबसे छोटी ध्वनि। ठीक है, तो अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्ण किसे कहते हैं, या वर्ण की परिभाषा लिखिए, या वर्ण क्या है। तो आप क्या लिखेंगे? मानव मुख से उच्चरित सबसे छोटी सार्थक ध्वनि या उसका प्रतीक वर्ण कहलाता है। क्या कहेंगे? मानव मुख से उच्चरित सबसे छोटी सार्थक ध्वनि या उसका प्रतीक वर्ण कहलाता है। जब आप कोई भी परिभाषा लिखें तो वहाँ उदाहरण देना क्या होता है? जरूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करें, आप उदाहरण दें। उदाहरण देंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। जैसे किसी को 2 नंबर मिल रहा है और आपने उदाहरण नहीं दिया है तो आपको 1.5 नंबर भी मिल सकता है। इसलिए उदाहरण देना क्या है? जरूरी है। उदाहरण से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, है ना। तो उदाहरण दे दीजिए। उदाहरण में आप क्या लिखेंगे? इसी को लिख दीजिए, उदाहरण क, च, अ, ई आदि। ये सब क्या है? वर्ण है ना। तो देखिए, वहाँ ये परिभाषा पूछेगा आपसे कि वर्ण क्या है, तो या तो 2 लाइन होगा या 3 लाइन होगा, उससे ज़्यादा लाइन आपको नहीं देगा। तो इसीलिए दुनिया भर की परिभाषा में आपको नहीं जाना है। जितना को आप लिख सकें आपको क्या करना है? केवल उतना ही पढ़ना है। मैंने जितना बताया है वो करेक्ट 2.5 से 3 लाइन में आता है, इसलिए आपको उतना ही पढ़ना है उदाहरण सहित, है ना। तो ये क्या हो गया? वर्ण। ठीक है, तो अब वर्ण की जब परिभाषा पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे कि मानव मुख से उच्चरित सबसे छोटी सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं या उसके प्रतीक को वर्ण कहते हैं। उदाहरण क, च, अ, ई आदि। ठीक है, अब आते हैं वर्णमाला में। जब हमने वर्ण देखा तो अब किस में आते हैं? वर्णमाला में आते हैं। अब वर्णमाला, आपने सुना होगा वर्णमाला क्या है? वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या देख रहे हैं? अगला टॉपिक वर्णमाला। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। पहली विशेषता क्या हो गई वर्णमाला के लिए? वर्णों का समूह। लेकिन देखिए, जब हम देखते हैं हिंदी को तो उसमें विभिन्न वर्ण एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं।
है ना, पहले स्वर होता है फिर व्यंजन होता है। लेकिन मैं ऐसा लिख दूं कि अ, क, ल, आ, उ, ट, र, ऐसा करके पूरे हिंदी के 52 वर्णों को लिख दूं तो ये वर्णमाला होगी क्या? नहीं होगी, है ना। जब अव्यवस्थित क्रम में रहे वर्ण तो ये वर्णमाला नहीं होगी। वर्णमाला की दूसरी विशेषता ये है कि उसे क्रमबद्ध एवं क्या होना चाहिए? वर्णों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होना चाहिए। क्या चीज़ें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होना चाहिए? वर्ण, है ना। तो क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित, तो इन दोनों विशेषताओं के आधार पर वर्णमाला की क्या होती है? परिभाषा। तो अब आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला क्या है, तो आप क्या कहेंगे? वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला के 52 वर्ण व्यवस्थित है ना। आप क्या कहेंगे? वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला के 52 वर्ण व्यवस्थित हैं, ठीक है, या जैसे हिंदी वर्णमाला, ठीक है, ऐसा लिख दीजिए। बस ये वर्णमाला की क्या हो गई? परिभाषा हो गई, ठीक है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं। हिंदी भाषा का भाषाबोध पढ़ रहे हैं, उसका वर्णमाला पढ़ रहे हैं। तो अब उसकी वर्णमाला में आते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? कुल 52 वर्ण हैं। उन 52 वर्णों को 3 वर्गों में रखा गया है। कौन कौन से 3 वर्ग? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर से आप परिचित ही हैं, है ना। व्यंजन से भी आप परिचित हैं। अयोगवाह नया लग रहा है। तो अयोगवाह क्या है? अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवाह। अम और अह जिसको बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं, है ना। मैं क्रम से सब में आऊंगा। पहले देखते हैं स्वर, ठीक है, समझते हैं स्वर की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा। तो जब कभी हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़ों से वायु निकलकर मुख के रास्ते बाहर आती है। क्या होता है? फेफड़ों से वायु निकलकर स्वरकोश से होते हुए मुख के रास्ते वायु बाहर आती है। तो जब वायु बाहर आती है तो 2 स्थितियां होती हैं, ठीक है। या तो वायु बिना किसी बाधा के, जैसे ये क्या है आपका? ये मुख है, मान लो ये आपका दाढ़ी, इधर नाक है ना, इधर आँख है आपका, इधर गला है। तो या तो वायु जो है बिना बाधा के सीधे बाहर निकल जाती है ना, बाहर निकल जाती है, या उसके मार्ग में कोई ना कोई क्या आती है? बाधा आती है। 2 स्थितियां होती है जब फेफड़े से वायु मुख के रास्ते बाहर निकलती है। तो या तो बिना अवरोध के, बिना बाधा के बाहर निकल जाती है, या उसके मार्ग में कोई ना कोई क्या आती है? बाधा आती है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़े से आती हुई वायु बिना अवरोध के मुख से बाहर निकल जाए तो ऐसे वर्णों को स्वर वर्ण कहते हैं। मैं अभी उदाहरण से बताऊंगा। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़े से आती हुई वायु के मार्ग में कोई न कोई बाधा उत्पन्न हो तो ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब समझिए, जैसे आ का उच्चारण करके आप देखिए, खुद देखिए आ। तो जब आपने आ का उच्चारण किया तो मुख पूरा क्या है? खुला है, मतलब वायु के मार्ग में कोई बाधा नहीं है, सीधे सीधे वो क्या हो गई? बाहर निकल गई। लेकिन आप ट का उच्चारण करिए। किसका? ट। तो ट का जब आप उच्चारण करते हैं तो जीभ आपके ऊपर चले जाता है और यहाँ ऊपर वाले भाग, मुख के ऊपर वाले भाग में क्या होता है? टच होता है। तो भाई वहाँ से वायु आ रही है तो कहीं ना कहीं अवरोध होगा वायु के मार्ग में, है ना। तो आ इसीलिए क्या है? स्वर है, और ट इसीलिए क्या है? व्यंजन है, ठीक है। तो देखते हैं स्वर कौन से वर्ण हो गए। तो जिन हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु के मार्ग में कोई अवरोध नहीं होता, स्वर वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु के मार्ग में अवरोध होता है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं।
समझ में आया? नहीं आया होगा तो कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये सामान्य एक लाइन की परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा में आते हैं। अब जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो आपने क्या किया, जैसे ट का आपने उच्चारण किया, आप ट का उच्चारण करके देखे तो जीभ ऐसे ऊपर आया और यहाँ रुका, फिर वो छूट के नीचे चला गया। हमेशा थोड़ी जीवन भर उसी में रखे रहोगे, ऊपर रखे रहोगे क्या? एक बार ट बोल दिया तो नहीं, नीचे लाओगे ही। जैसे ही आपने उसे नीचे लाया तो स्वर का उच्चारण पुनः हो जाता है ना। तो ट के बाद अ का उच्चारण हो जाता है। इसीलिए व्यंजन को लिखा जा सकता है, उसका स्वतंत्र उच्चारण करना संभव नहीं होता। उसका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो स्वर वर्ण के उच्चारण के लिए किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए स्वर वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र वर्ण कहलाते हैं। जबकि व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होते, उनके उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है ना। तो ठीक, तो यहीं से परिभाषा हमारी बनेगी, है ना। अब स्वर की पूरी परिभाषा क्या होगी कि हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु के मार्ग में अवरोध नहीं होता, स्वर वर्ण कहलाते हैं। ये वर्ण स्वतंत्र वर्ण होते हैं, ठीक है। उदाहरण दे देना। उदाहरण 11 स्वर हैं, तो अ, आ, ई आदि। व्यंजन की परिभाषा में आप क्या लिखेंगे अभी समझते चलिए, मैं लास्ट में नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, है ना। व्यंजन की परिभाषा में क्या लिखे कि हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु के मार्ग में अवरोध होता है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण स्वतंत्र वर्ण नहीं है, इनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उदाहरण क्या दे देना? क, च, ल आदि, ठीक है। अयोग वहाँ में मैं बाद में आऊँगा। तो ये क्या हो गया? स्वर की परिभाषा और व्यंजन की परिभाषा। कोई भी परिभाषा आप लिखें तो उदाहरण देना क्या होता है? जरूरी होता है, ठीक है। तो ये तो सामान्य तरीके से एक के बिना दूसरा समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने बता दिया। अब केवल हम किस में चलते हैं? स्वर में चलते हैं, है ना। तो स्वर की परिभाषा तो मैंने आपको बता दिया। अब संख्या में आते हैं, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11, ठीक है। तो स्वर में आते हैं, स्वर की संख्या देखते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कौन कौन से हैं? तो अ, आ, या पहले देखते हैं अ, ई, उ, री, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, है ना। ये कितने स्वर हो गए? 11 स्वर हो गए। अब देखते हैं, स्वर के प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। स्वर की परिभाषा के साथ साथ क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? स्वर के प्रकार लिखिए। तो सामान्यतः देखते हैं स्वर के 2 प्रकार हैं, है ना। यहां से यहां तक क्या कहलाते हैं? मूल स्वर, ठीक। और ये क्या कहलाते हैं? संधि स्वर, ठीक है। कारण समझते हैं। मूल स्वर, ये जो स्वर हैं ये पहले से विद्यमान थी, ये किसी के मिलने से नहीं बने हैं। लेकिन ये जो स्वर हैं ये इनके आपस में मिलने से बने हैं, इनके आपस में संधि होने से बने हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? संधि स्वर। और इनको क्या कहते हैं? मूल स्वर, है ना। जैसे देखते हैं, आ कैसे बना है? आ जो है आ में आ के मिलने से बना है। ई जो है ई में ई के मिलने से बना है। ऊ में ऊ के मिलने से बना है ना। ऊ कैसे बना है? ऊ में ऊ के मिलने से बना है। ए जो है अ में ई के मिलने से बना है। ए जो है अ में ए के मिलने से बना है। ओ जो है अ में ऊ के मिलने से बना है। और औ जो है अ में ओ के मिलने से बना है, ठीक है। तो ये आपस में मिलने से बने हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इन 7 को संधि स्वर, और इसको क्या कहते हैं? मूल स्वर, ठीक है। हाँ,
अब देखते हैं, मैं अच्छा एक और तरीके से बताता हूँ। अब उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के दो प्रकार और होते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय मतलब इन स्वरों के उच्चारण, इन 4 स्वरों मूल स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है और इनसे दुगना समय इनके उच्चारण में लगता है ना। जैसे अ का उच्चारण जितना हमने किया, आ का उच्चारण में उससे डबल समय लगता है। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के पुनः दो प्रकार हम करते हैं। इन्हीं मूल स्वरों को यहाँ से यहाँ तक जिनमें सबसे कम समय लगता है, इसको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ह में रारे निकला हुआ है, ह्रस्व स्वर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो है इसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में दुगुना समय लगता है ह्रस्व की तुलना में, इसलिए इनको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि मूल स्वर तो अपने आप में है, ये 3 जो स्वर हैं ये सेम चीज में सेम चीज के मिलने से बने हैं, लेकिन ये जो 4 स्वर हैं ये सेम के मिलने से नहीं बने हैं, अलग अलग के मिलने से बने हैं, है ना। इसलिए इन चारों को क्या कहते हैं? अलग से संयुक्त स्वर कहते हैं। ये चारों क्या कहलाते हैं? ये चारों यहां से यहां तक के संयुक्त स्वर कहलाते हैं, संयुक्त स्वर, ठीक है। तो अब देखो इतना सारा तो वहां लिख नहीं सकते, स्वर का प्रकार लिखिए। प्रश्न क्या आएगा? स्वर के प्रकार लिखिए। 2 लाइन या 3 लाइन आपको दिया रहेगा, तो आप क्या करें? वहां लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। वहां कैसे लिखेंगे आपने जान लिया, मूल स्वर संधि स्वर, है ना। तो वहां ये नहीं लिखना है कि स्वर के 2 प्रकार होते हैं। 3 लाइन दिया है उसमें 1 लाइन में ये नहीं लिख देना है कि स्वर के निम्नलिखित 2 प्रकार होते हैं, ऐसा नहीं लिख देना है ना। सीधा स्टार्ट कीजिए, वह आपसे डायरेक्ट आंसर की अपेक्षा रखता है ना। तो सीधा लिखिए, पहला मूल या मूल स्वर को ही हम क्या कह रहे हैं? ह्रस्व स्वर। क्या होता है, क्यों होता है, कुछ नहीं लिखना है, केवल प्रकार पूछा है उसने, है ना। इसको लिख दीजिए, बल्कि कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। दूसरे लाइन में लिखिए आप संधि या दीर्घ स्वर, है ना। इसमें लिखिए आ, ई, उ, ए, उ और औ, ठीक है। अब इसमें अलग से आप क्या करिए, इन चारों को ऐसा करके यहाँ क्या लिख दीजिए? संयुक्त स्वर। यदि जगह है तो, जरूरी नहीं है ना। क्या लिख दीजिए? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसको अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या? संयुक्त स्वर लिखिए, तो आपको इन चारों को लिखना होगा, केवल लिख देना है। संयुक्त स्वर लिखिए तो डैश करके उत्तर करके लिखिए ए, ऐ, ओ, औ, या संयुक्त स्वर डैश करके ए, ऐ, ओ, औ, है ना। तो ये हो गया स्वर के क्या प्रकार, ठीक है। स्वर में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पीएससी मेंस में बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन व्यापम जैसे नहीं पूछता, नहीं तो व्यापम के दृष्टिकोण से जब हम पढ़ते हैं तो स्वर के ढेर सारे प्रकार हैं अलग अलग आधारों पर। जैसे देखते हैं मात्रा के आधार पर, एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, है ना। अलिजी हुआ के आधार पर अनुनासिक स्वर, निरनुनासिक स्वर, है ना। ऐसे ऐसे ढेर सारे प्रकार हैं, तो उन सब में हमको नहीं जाना है, ठीक है। अगला आ जाते हैं व्यंजन में, ठीक। इतना ही जानना है स्वर में, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा पर पुनः चर्चा करते हैं। मैंने क्या बताया था कि हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु के मार्ग में अवरोध होता है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है, इनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उदाहरण क, च, ल आदि, है ना। जितना हो सके उतना को लिखना है, उदाहरण देना जरूरी है। हो सकता है मैंने जितना बताया उतने के लिए जगह ना हो तो छोड़ देना, है ना। उदाहरण लेकिन देना जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं प्रश्न क्या आएगा, व्यंजन के प्रकार, ठीक है। तो व्यंजन के
सामान्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार हैं करके आप लिखिए, या ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि व्यंजन के सामान्यतः कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? तो स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन यहां लिख देता हूं, फिर अंतःस्थ व्यंजन और फिर ऊष्म व्यंजन। समझा देता हूं, हालांकि इससे पूछेगा नहीं स्पर्श व्यंजन क्या है, ऐसा पूछेगा नहीं, लेकिन आपके मन में दिक्कत ना रहे, है ना, डाउट ना रहे, इसलिए मैं बता देता हूं। स्पर्श व्यंजन, है ना, अभी हमने स्वर पढ़ा तो हमने देखा कि जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो मुख के विभिन्न अंग मतलब कौन कौन से? दांत, होठ, जीभ, ऊपर का तालु, मूर्धा, है ना, ये सब आपस में टच नहीं करते, ठीक है। जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो मुख के विभिन्न अंग आपस में स्पर्श नहीं करते, लेकिन जब हम स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुख के विभिन्न अंग आपस में क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। जैसे प आपने बोला तो दोनों होठों में स्पर्श हुआ, ट आपने बोला तो जीभ और ऊपर वाले भाग में स्पर्श हुआ, त आपने बोला तो जीभ और दांत में स्पर्श हुआ, है ना। तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के विभिन्न अंगों में क्या हो? स्पर्श हो, उनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये परिभाषा आपसे पूछेगा नहीं, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। 5 वर्गों में इनको रखा गया है, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। सब में हलंत है। व्यंजन की पहचान क्या है? ये हलंत चिन्ह, इसके बगैर व्यंजन अधूरा है ना। यदि आप ये लाइन नहीं खींचते हैं तो ये स्वर से युक्त कहलाते हैं, है ना। ठीक, मतलब मैंने क को ऐसा लिखा तो इसका मतलब क्या है? क प्लस अ, ठीक है। इसीलिए इसको कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। 5 वर्गों में है, क वर्ग पूरा, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक। 25 हैं टोटल, 5-5 है प्रत्येक वर्ग में। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? कुल 25 है। ये वर्ग में है इसलिए इसको और क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। ये वर्ग के प्रथम वर्ण कहलाते हैं, क, च, ट, त, प। ये वर्ग के द्वितीय वर्ण, ख, छ, ठ, थ, फ। वर्ग के तृतीय वर्ण, वर्ग के चतुर्थ वर्ण, वर्ग के पंचम वर्ण, ठीक है। इनके उच्चारण में मुख्य विभिन्न अंगों में स्पष्ट रूप से क्या होता है? स्पर्श होता है, ठीक। अब आते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतः का अर्थ होता है खाली स्थान। 2 वस्तुओं के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? अंतः। और अस्थ मतलब क्या होता है? स्थित, जैसे गृहस्थ मतलब घर में स्थित। तो 2 वस्तुओं के बीच के खाली स्थान में स्थित को अंतःस्थ कहते हैं। तो कौन से 2 वस्तुओं के बीच में के खाली स्थान में ये रहता है? तो स्वर और स्पर्श व्यंजन। कैसे? तो देखते हैं। जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो मुख के विभिन्न अंगों में बिल्कुल भी स्पर्श नहीं होता, लेकिन जब हम स्पर्श व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो मुख के विभिन्न अंगों में स्पष्ट रूप से क्या होता है? स्पर्श होता है। लेकिन जब हम इस अंतःस्थ व्यंजन का उच्चारण करते हैं, कौन कौन से आते हैं लिख देता हूं, य, र, ल और व, है ना। तो ना तो मुख पूरी तरह से खुला रहता है और ना ही पूरी तरह से स्पर्श होता है, दोनों के बीच की स्थिति होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अंतःस्थ। जैसे य का जब आप उच्चारण करेंगे तो ना पूरी तरह से स्पर्श हो रहा है और ना पूरी तरह से मुख खुला है ना, स्वर की तरह। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। चूंकि ये आधे स्वर हैं और आधे व्यंजन, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं,
ठीक है। अब अगला आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से आते हैं इसको पहले लिख देता हूँ मैं। स और ह, ये 4 आते हैं ऊष्म व्यंजन में। अब देखते हैं कि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करने की कोशिश करते हैं तो मुख के विभिन्न अंग आपस में स्पर्श करने के लिए पास पास आते हैं, और जैसे ही वे पास पहुंचते हैं दोनों के बीच में वायु आ जाता है, और वायु के कारण वे आपस में स्पर्श नहीं कर पाते, दूर रह जाते हैं। लेकिन वायु के घर्षण होता है, वायु का जगह सक्रिय हो गई तो इसलिए वायु गर्म हो जाती है, और गर्म वायु को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा। इसलिए इन व्यंजनों को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। जैसे उच्चारण करके आप देखिए स, तो जैसे ही आप स का उच्चारण करने की कोशिश करते हैं दांत और जीभ के बीच में वायु आ जाती है ना? इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी। संघर्षी मतलब जिसमें घर्षण हो, है ना? घर्षण होता है। ठीक, तो ये व्यंजन के प्रकार आपसे पूछेगा तो यही 3 प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, व्यंजन के प्रकार लिखिए। तो आप क्या करिए? सीधा स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऐसा लिखिए। अब देखिए 2 लाइन या 3 लाइन रहेगा व्यंजन के प्रकार लिखने के लिए। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करिए, इसको कैसे लिखें? तो 2 लाइन में देखते हैं पहले, है ना? 2 लाइन में कैसे लिखें? ये सारी चीज़ें सीखना जरूरी है। यदि इसको नहीं सीखे हैं और सीधा ही एग्ज़ाम हॉल में ऐसा सोच रहे हैं कि कैसे लिखूं, तो उसमें समय व्यतीत होता है, और लैंग्वेज का पेपर बहुत लेंदी होता है, कवर करना बहुत क्या होता है? मुश्किल होता है ना? आपने मेंस दिया होगा यदि जिन जिन लोगों ने, तो उनको पता होगा, है ना? इसलिए टाइम कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो सीख लिए रहते हैं पहले से ही, है ना? तो व्यंजन के प्रकार पूछेगा तो आप सीधा लिखिए। पहले लाइन में क्या लिखिए? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब क्या करिए? यहाँ से यहाँ तक क वर्ग के वर्णों को लिख दीजिए, यहाँ से यहाँ तक च वर्ग के वर्णों को लिख दीजिए, है ना? ऐसा मतलब वहाँ तो लंबी रहेगी लाइन, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो ऐसे करके 5 वर्गों के वर्णों को एक लाइन में लिखिए। दूसरे लाइन में क्या करिए? अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक लिखिए। फिर तीसरा ऊष्म व्यंजन, इसको यहाँ से यहाँ तक लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा? व्यंजन के प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए व्यंजन के प्रकार हमने देखा। ठीक, अब आ जाते हैं अयोग वहाँ बचा है, उसको भी बता देता हूँ। फिर कल मैं व्यंजन के प्रकार में और अलग से आऊँगा, है ना? या अभी बता देता हूँ। देखिए व्यंजन के स्पर्श व्यंजन में हमने प्रकार देखा है कौन कौन सा? क ख ग घ अंगा, च छ, पीछे जाकर आप देख सकते हैं, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ या, ट ठ ड ढ त थ द ध न, प फ ब भ म। तो जो लास्ट है 5वां वर्ण, पहला वर्ण में क्या आएगा? क च ट त प। दूसरे में क्या आएगा? ख छ ठ थ फ। ऐसे ही जो 5वां वर्ण है अंग य ण न म, ये पांचों क्या कहलाते हैं? नासिक वर्ण या अनुनासिक वर्ण। क्या कहलाते हैं? नासिक वर्ण या व्यंजन, व्यंजन भी वर्ण ही है, या अनुनासिक वर्ण या व्यंजन। क्यों? क्योंकि अन्य वर्णों का उच्चारण करते समय हमें नाक की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इन 5 वर्णों अंग य ण न म के उच्चारण के लिए हमें नासिका की आवश्यकता होती है, नाक की आवश्यकता होती है। नाक को नासिका कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नासिक वर्ण या अनुनासिक वर्ण, है ना? तो जैसे आप अंगा बोलना है तो नाक दबाकर नहीं बोल सकते, लेकिन उसी वर्ग का आपको क्या बोलना है? क बोलना है तो बोल सकते हैं, क ख, है ना? लेकिन अ नहीं बोल पा रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नासिक वर्ण। यह अलग से पूछ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं अयोगवाह। तो अयोगवाह में कौन कौन से आते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। क्या देख रहे हैं? अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग। अब समझते हैं अयोगवाह, है ना?
तो ये 3 से बना है, 3 से मिलकर अ योग वाह। अ मतलब नहीं, योग मतलब जुड़ना और वाह मतलब वहन होना। योग हुए बिना भी नहीं, योग नहीं हुए बिना, योग नहीं हुए भी जिसका वहन होता रहे उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह। कैसे समझते हैं? जैसे हम क और अ को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? क बन जाता है। जब हम क और ई को मिलाते हैं, मतलब स्वर, व्यंजन और स्वर को मिलाते हैं तो की बन जाता है। मतलब इन दोनों का क्या हो गया? योग हो गया। किस रूप में? इस रूप में, है ना, योग हो गया। लेकिन जब हम व्यंजन के बाद किसको रखें? सीधा विसर्ग को, तो ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन हम जब अ के बाद किसको रखें? स्वर के बाद विसर्ग को, तो योग नहीं हुआ, ये जस का तस लिखाता है ना। जैसे अ के बाद हम क्या लिखे? ये अनुस्वार लिखे, तो भी ये जस का तस लिखाता है, योग नहीं होता। इसलिए क्या कहते हैं इसको? अयोगवाह। योग हुए बिना भी जिसका वहन होता रहे। ये न स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं, इसलिए इनको एक अलग खंड में रखा गया है, किसमें? अयोगवाह। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अयोगवाह क्या है, तो आपका उत्तर होगा, अब ये नहीं बताना है आपको, है ना, ये तो आपके समझने के लिए मैंने बताया। आप क्या लिखिए? हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जो न स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं अयोगवाह कहलाते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। जब आप अनुस्वार लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? अनुस्वार और ब्रैकेट में ऐसा, और जब आप विसर्ग लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? ब्रैकेट में ऐसा, है ना। तो अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया क्या? स्वर और व्यंजन। अब अगली क्लास में हम देखेंगे इसके उच्चारण स्थान। ठीक है, कि इन वर्णों का उच्चारण, किन किन वर्णों का, हमने जो स्वर और व्यंजन पढ़ा उनका उच्चारण मुख के किस अंग से हो रहा है। मुख के विभिन्न अंग हैं, ओष्ठ है, दांत है, जीभ है, कंठ है, मूर्धा है, तालु है, इनके किस भाग से किस वर्ण का उच्चारण हो रहा है, ये प्रश्न भी CGPSC मेंस में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। इसलिए उसको कल देखेंगे और उसके बाद फिर जो बचा हुआ टॉपिक है भाषा के अंग एवं अवयव में से, जैसे ध्वनि, शब्द, लिपि आदि आदि, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं।